हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमने 3 वीडियो कवर कर लिए हैं, सॉरी 3 या 4 वीडियो हमने कवर कर लिए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है इसका। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था 8086 का आर्किटेक्चर, उसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी प्रोसेस में थोड़ा सा एक दो टॉपिक बचे हुए थे उसके, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये है फ्लैग रजिस्टर। तो 8086 में जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो बेटा होता है 16 बिट का। इसमें जो रजिस्टर होता है वो होता है 16 बिट का। अब ये 16 बिट का जो फ्लैग रजिस्टर होता है, तो फ्लैग रजिस्टर क्या बताता है? फ्लैग रजिस्टर ALU जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके रिजल्ट का स्टेटस बताता है। उसके रिजल्ट का क्या बताता है? स्टेटस बताता है जो ALU परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्लैग रजिस्टर में क्या क्या होता है। तो ये बताता है स्टेटस, बेटा बताता है किसका स्टेटस बताता है? ALU जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसका ये स्टेटस बताता है। तो इसमें जो फ्लैग्स होते हैं, इसमें फ्लैग्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले जो 6 फ्लैग्स होते हैं वो स्टेटस फ्लैग होते हैं, ये बताते हैं स्टेटस। ये 6 जो होते हैं ये स्टेटस फ्लैग होते हैं, और 3 जो है ये कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। तो देखो इसमें कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। एक इसमें नहीं लिखा है वो भी लिख लो, वो होता है ओवरफ्लो फ्लैग। क्या होता है बेटा? ओवरफ्लो फ्लैग। तो यहां मैं लिख देता हूं ओवरफ्लो फ्लैग, ये है ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है। अब 3 जो कंट्रोल फ्लैग होते हैं, ये पहला है ट्रैप फ्लैग, फिर इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। तो ये जो 3 हैं ये कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। तो अब कंट्रोल फ्लैग्स कुछ ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वे प्रोग्राम द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। ये जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं ये ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि जो ये स्टेटस फ्लैग हैं ये सिर्फ स्टेटस बताते हैं। ALU का क्या बताते हैं बेटा? स्टेटस बताते हैं। ALU का स्टेटस बताते हैं। ALU का क्या बताते हैं? स्टेटस बताते हैं। ALU का स्टेटस बता। तो अब देखो ये जो फ्लैग होते हैं ये कौन कौन से हैं। तो फ्लैग जो है ये कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। तो हमने जो 8085 पढ़ा था उसमें 5 फ्लैग थे। उसमें कौन कौन से फ्लैग थे? 5 फ्लैग थे। तो देखो ये है कैरी, पहला वाला कैरी। सबसे पहले नाम लिखते हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, सॉरी, और D14 और D15। ये 0 से D15 तक गया। ठीक है, ये 16 बिट का है। तो इसमें 1, 3, 5, 8085 में जैसा होता था वैसा ही है, अनसाइंड है। तो इसके बाद देखो कैरी, कैरी के बाद पैरिटी, पैरिटी के बाद जो है ऑक्सिलरी कैरी, ये ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी के बाद जो है D5, फिर अनडिफाइंड, फिर ये जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग के बाद साइन फ्लैग, फिर ये ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग के बाद आई इंटरप्ट फ्लैग, ए आई फॉर इंटरप्ट फ्लैग, और जो है डी फॉर ए डी फ्लैग है। ठीक है, और डी फ्लैग के बाद जो है ये है ओवरफ्लो, ये है ओवरफ्लो फ्लैग, ये ओफ। और ये जो है ये अनडिफाइंड है, ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, इसका मतलब है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसमें कोई भी वैल्यू जो है डिफाइन नहीं की गई है।
तो ये 9 वैल्यूज जो हैं, ये 9 वैल्यूज इसमें डिफाइन की गई। अब देखो cy फॉर क्या होता है, कैरी, cy फॉर कैरी, तो इसका कैरी ये पैरिटी है, ये ऑक्सिलरी कैरी है, ठीक, ये ऑक्सिलरी कैरी है, ये है 0, फिर साइन, ठीक, ये, ठीक। अब देखो, सॉरी, आसानी से लिख जाए इसलिए जो है इसको इधर लिख दूंगा, ठीक। और ये क्या कर दूंगा, ये यहाँ से ऐसे मिल गया, ये यहाँ, और ये वाला, ठीक। तो ये है कैरी फ्लैग। अब लिख देते हैं सबका नाम, ये है कैरी, कैरी फ्लैग, ये है कैरी फ्लैग, ठीक। कैरी फ्लैग क्या करता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें यदि कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो ये सेट होगा, ठीक है, कैरी जनरेट हो रहा है तो ये सेट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ये रिसेट होगा। सेट का मतलब ये 1 होगा और रिसेट का मतलब ये 0 होगा। इसका मतलब है पैरिटी फ्लैग, ये है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बताता है यदि नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये सेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट होगा, ठीक है, ये पैरिटी फ्लैग हो गया। ये है ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, तो ये लोअर निबल यानी यदि आपका जो रिजल्ट होगा वो 16 बिट का होगा, तो मान लो ये डेटा है, मान लो, वैसे ये नहीं, ठीक है, तो 0 1 2 3, यदि यहाँ से कोई कैरी जनरेट होकर यहाँ से कोई ओवरफ्लो होता है, यहाँ से कोई ओवरफ्लो होके D4 में जाता है, तो ये ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, सेट होगा। रिजल्ट में ऐसा होगा, रिजल्ट भी 16 बिट का होगा, तो D3 से D3 से जो है कुछ ओवरफ्लो होके D4 में जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा, अदरवाइज रिसेट होगा। ये है 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये है 0 फ्लैग। यदि रिजल्ट हमारा 0 है तब ये सेट होगा, यदि रिजल्ट नॉन 0 है तो ये रिसेट होगा, 0 फ्लैग। अब ये है साइन फ्लैग, ये है साइन फ्लैग। यदि MSB जो ये लिखा हुआ है इसका MSB ये होगा, मान लो रिजल्ट 16 बिट का है तो MSB ये होगा और LSB ये होगा। यदि MSB 1 है, यदि MSB 1 है तब ये सेट होगा, MSB 1 है तब ये सेट होगा, तो रिजल्ट आपका निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। यदि जो है ये 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव माना जाएगा और ये रिसेट होगा। ये है साइन फ्लैग, ये है साइन फ्लैग, साइन फ्लैग। अब इसके बाद जो है ये है, ये है, देखो T4 ये लिखा हुआ है यहाँ, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। तो ये लिखता हूँ यहाँ, यहाँ, और ये भी है, तो इसको भी जो है लिखना पड़ेगा। ये है ओवरफ्लो, ये है ओवरफ्लो, थोड़ा दूर से लिखूं जिससे देखने में आ जाए, ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, जब कोई रिजल्ट इससे ज्यादा होता है, MSB से बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होगा, ये सेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है डायरेक्शन फ्लैग, ये है डायरेक्शन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ये है डायरेक्शन फ्लैग, ये बताता है डायरेक्शन, ये बताता है डायरेक्शन, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं इसमें, उसमें हम डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं, उसमें हम डायरेक्शन सेट कर रहे होते हैं, तब ये सेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट होगा। ये डायरेक्शन फ्लैग हो गया। इसके बाद आई फॉर इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग। तो ये इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है, ये मास्केबल इंटरप्ट के लिए इसको
हम कंट्रोल करते हैं, इसको सेट या रिसेट करते हैं। जब ये सेट होगा तो उस टाइम जो है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मास्केबल इंटरप्ट को आने देगा, नॉन मास्केबल को रोक देगा, ठीक है। और ये टी फॉर है ट्रैप फ्लैग, ये है ट्रैप फ्लैग, ट्रैप फ्लैग। तो ये जो है ये सारे क्या हैं आपके 8086 के फ्लैग हैं, 8086 के फ्लैग हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये आपका फ्लैग रजिस्टर कंप्लीट हो गया 8086 का। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि मेमोरी सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें मेमोरी सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझते हैं। तो कोई भी यदि माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब तक हम मेमोरी की सेगमेंटेशन को समझेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो मेमोरी होती है वो सेगमेंटेड मेमोरी होती है। अब इसकी जरूरत क्या होती है वो हम देखते हैं। तो देखो ये लिखा है कि यदि बस इंटरफेस यूनिट में 4 स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। बस इंटरफेस यूनिट में हम जो पढ़ रहे थे अभी, आर्किटेक्चर इसका पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि उसमें जो है बस इंटरफेस यूनिट होती है, उसमें सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं बेटा, सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। अब ये सेगमेंट रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, देखो ये एक है कोड सेगमेंट, पहला कोड सेगमेंट हो गया, ये कोड सेगमेंट, ठीक है, रजिस्टर। फिर दूसरा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ये तीसरा हो गया। और चौथा है डेटा सेगमेंट रजिस्टर, ये सेगमेंट रजिस्टर होते हैं। ये सारे रजिस्टर कितने बिट के होते हैं बेटा, ये 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। कितने बिट के रजिस्टर होते हैं, ये 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। तो 8086 में जो एड्रेस लाइन्स होती हैं, ठीक है, तो वो 20 बिट की होती है। 20 बिट इनकी एड्रेस लाइन्स की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जब 20 होती है तो जो 8086 है बस इंटरफेस यूनिट, वो इतनी मेमोरी को क्या कर सकता है, वो इतने नंबर्स ऑफ बाइनरी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है, इतने नंबर ऑफ बाइनरी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ये लिखो या 1 MB लिखो, ये 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट। ये 1 मेगाबाइट की मेमोरी लोकेशंस से किसी एक को एक्सेस करने के लिए 20 बिट का एड्रेस जनरेट करता है। अब वो जो मेमोरी लोकेशंस हैं, इतनी मेमोरी लोकेशंस है, इसमें से हम कोई पर्टिकुलर जो मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा जो मतलब एड्रेस जो चाहिए वो 20 बिट का चाहिए। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसमें हमारा 16 बिट के रजिस्टर्स लगे हुए। तो सेगमेंटेशन यहाँ जरूरी है। तो लेकिन ध्यान देने, वही वाला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वही पॉइंट ये लिखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 8086 जो है वो किसी भी समय 1 MB मेमोरी के साथ काम नहीं करता। ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, 1 MB को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। यह 1 MB मेमोरी जो है इसके अंदर 4 सेगमेंट मेमोरी है। वो कितने बिट की होती है, 64 किलो बाइट की। वो 4 सेगमेंट में डिवाइड होता है, 4 सेगमेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है, सेगमेंट्स के साथ काम करता है, ठीक है। इन 4 सेगमेंट्स के साथ ये काम करता है। अब देखो नया पॉइंट क्या है इसमें, नया पॉइंट जो ये लिखा है, तो इन चारों सेगमेंट रजिस्टर में, इन जो 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं, पहला कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट, इन 4 सेगमेंट रजिस्टर्स में जो वास्तव में क्या होता है, इन चारों सेगमेंट रजिस्टर में वास्तव में उन जो 4 सेगमेंट मेमोरी सेगमेंट है, उन 4 मेमोरी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। अपर 16 बिट्स का मतलब समझो, देखो ये 20 बिट्स लिखी हुई हैं, यदि हेक्साडेसिमल में लिखें तो 5, मान लो कोई भी एड्रेस हो सकता है, मान लो कि 5230 1 ऐसा है।
तो ये क्या करता है, इसमें जो अपर 16 बिट होती है, अपर 16 बिट को ये जो स्टोर होता है ये सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होता है, इस सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होता है, और ये मेमोरी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट को कंटेन करते हैं। मतलब ये जो मेमोरी सेगमेंट है, ठीक है, उनके अपर 16 बिट को कौन कंटेन करता है, सेगमेंट रजिस्टर। कौन कंटेन करता है, सेगमेंट रजिस्टर। तो 16 बिट को, जिनमें से प्रत्येक 64 केबी का होता है, जो प्रत्येक सेगमेंट मेमोरी है वो कितने केबी का होता है, 64 केबी का। वो कितने केबी का होता है बेटा, 64 केबी का। अब देखो, तो जिनके साथ 8086 उस समय काम कर रहा होता है, उस समय क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। आप देखो, प्रत्येक सेगमेंट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन से बना होता है। ये किससे बना होता है, प्रत्येक जो सेगमेंट है वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन से बना होता है। यह एक इंडिपेंडेंट सेपरेटली एड्रेसेबल यूनिट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेपरेटली एड्रेसेबल यूनिट है, ठीक है। अब सेगमेंट रजिस्टर बड़े प्रोग्रामिंग टास्क के लिए बहुत उपयोगी है, जिनमें प्रोग्राम कोड को डेटा कोड से अलग करने या मॉड्यूल डेटा को स्टैक इन्फॉर्मेशन से अलग करने आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि सेगमेंटेशन ना हो तो हम ये नहीं कर पाएंगे। सेगमेंट रजिस्टर क्या होते हैं, बड़े प्रोग्रामिंग टास्क के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो इनमें क्या होता है, जिनमें प्रोग्राम कोड को डेटा कोड से अलग करने या मॉड्यूल डेटा को स्टैक इंफॉर्मेशन से अलग करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब देखो, यदि सेगमेंटेशन रीलोकेटेबल और री इंट्रेंट प्रोग्राम्स को आसानी से क्या करता है, बनाता है। कई मामलों में प्रोग्रामर्स रीलोकेट करने का काम सिर्फ प्रोग्राम कोड को मूव करना और कोड सेगमेंट रजिस्टर को एडजस्ट करके न्यू कोड एरिया के बेस को पॉइंट करवाना होता है। ये आपको यदि ये वाला पॉइंट ना समझ आया हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। क्या करता है, सेगमेंटेशन जो होता है रीलोकेटेबल होता है, इसको रीलोकेट कर सकते हैं। री इंट्रेंट प्रोग्राम को आसानी से बनाता है, ठीक। कई मामलों में प्रोग्राम्स को रीलोकेट करने का काम सिर्फ प्रोग्राम कोड को मूव कराना या कोड सेगमेंट रजिस्टर को एडजस्ट करके न्यू कोड एरिया के बेस को पॉइंट करवाना होता है, ठीक है। आप इसको याद ना, आपको कठिन लग रहा हो तो उसको छोड़ सकते हैं, कठिन है नहीं। आप देखो, तो ये सेगमेंटेशन क्या करता है, यह प्रोसेसर की एड्रेस एबिलिटी को एक्सटेंड करने की अनुमति देता है, ठीक है। या एड्रेस एबिलिटी को एक्सटेंड करने की प्रोसेसर को क्या देता है, अनुमति देता है। अर्थात सेगमेंटेशन 16 बिट रजिस्टर का उपयोग करके 1 MB की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट क्या है बेटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो क्या करता है, यह प्रोसेसर की एड्रेस एबिलिटी को एक्सटेंड करने की अनुमति देता है। कौन, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन अर्थात सेगमेंटेशन 16 बिट रजिस्टर का उपयोग करके 1 MB की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी देता है। यदि सेगमेंटेशन ना किया जाए तो ये जो 16 बिट के रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं, इनकी जगह हमको 20 बिट का जो है रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, 20 बिट का रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो सेगमेंटेशन के बिना 20 बिट रजिस्टर की आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट बेटा ये था, पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा कि आप इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसको मैं जो है, इसको मैं फिर से देखो पॉइंट आपको जो जरूरी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है। आप बताएंगे कि इसमें एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं और कितने नंबर ऑफ लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बताएंगे कि 1 MB की जो मेमोरी होती है उसके भीतर केवल 4 सेगमेंट होते हैं, 4 सेगमेंट होते हैं। पूरी
1 MB की मेमोरी को एक साथ जो है 8086 एक्सेस नहीं करता। उसमें क्या होते हैं, 4 सेगमेंट्स में वो डिवाइड होती है। अब उन सेगमेंट्स को ये क्या करता है, एक्सेस करता है। अब बताएंगे कि ये जो सेगमेंट है ये कैसे इसको एक्सेस करता है। तो चारों सेगमेंट रजिस्टर वास्तव में उन मेमोरी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बाइट को कंटेन करते हैं, ये बताएंगे। ठीक है, अब जो प्रत्येक सेगमेंट जो होता है वो किससे बना होता है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन से बना होता है। ठीक है। उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर बड़े प्रोग्रामिंग टास्क के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिनमें प्रोग्राम को डेटा कोड से अलग करने या मॉड्यूल डेटा को स्टैक इंफॉर्मेशन से अलग करने की आवश्यकता होती है। आप इसको 1-2 बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। अब देखो, अब हम जो है इसका देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन कैसे इसमें परफॉर्म होता है। जो 8086 आपका आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया, ये आर्किटेक्चर है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है आर्किटेक्चर। और ये दो पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। एक है BIU बस इंटरफेस यूनिट, और ये है EU, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन यूनिट। और ये जो है सेगमेंट रजिस्टर है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, IP फॉर, ठीक है, ये है इंडेक्स पॉइंटर, सॉरी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये IP फॉर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। और ये क्या करता है, ये जो वाला जो है ये कैलकुलेट करता है, कभी जो है कोड सेगमेंट इंटू 10 करके जो है हम फिजिकल 20 बिट का एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा सेगमेंट इंटू 10 करके हम 20 बिट का एड्रेस जनरेट करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट इंटू 10 प्लस IP को ऐड करके हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए क्या है, एड्रेसिंग, ये फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए सॉरी एक सेकंड बता रहा हूं, ये एड्रेस जनरेशन सर्किट है। ये क्या है बेटा, एड्रेस जनरेशन सर्किट, ये एड्रेस को जनरेट करता है। ठीक है, ये जो ऐसे बना हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको भी लग रहा होगा कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ से ये क्या है, इसमें 16 बिट का डेटा है, इसमें 16, इसमें 16, लेकिन हमारे मेमोरी को क्या चाहिए, मेमोरी इंटरफेस करने के लिए हमें चाहिए 20 बिट का फिजिकल डेटा। ये मैंने पूरा समझाया है पीछे, ऐसा नहीं है कि समझाया नहीं। अब देखो क्या होता है कि ऑपरेशंस करने 8086 में, तो देखो सभी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, मेमोरी में सेव होते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए पहला टास्क यह है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करवा, इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, फेच करना है। तो अब इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे फेच करना है, फिजिकल एड्रेस से फेच करना है। तो फिजिकल एड्रेस ये जनरेट करेगा, फिजिकल एड्रेस वहां से इंस्ट्रक्शंस फेच होकर आएंगे, वो कहाँ आ जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू में आ जाएंगे। इसमें कितने, ये प्री फेच क्यू बोल सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू बोल सकते हैं, ये प्री फेच क्यू बोल सकते हैं। वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करके कहाँ जाएंगे, इस क्यू में आ जाएंगे। और एक इस पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। अब यहाँ आ गए, अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, यहां से 1 बाई 1 करके इनको क्या करेगा, यहां से फेच करेगा, और फेच करेगा, और फेच करने के बाद जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा, फेच करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये पूरी प्रक्रिया मैंने इसमें लिख दी है, आपको ऐसे थोड़ा सा समझ आया होगा। ठीक है, अब यही पूरी प्रक्रिया मैं लिख दिया हूं। अब देखो, ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको क्या करता है, ये परफॉर्म करता है, उनको ये एग्जीक्यूट करता है। और इसके लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो ऑपकोड चाहिए, पहला ये, दूसरा ये। ऑपकोड क्या मतलब, जो जैसे दो चीजों को ऐड करना है तो 2 + 3, तो 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है तो पहला 2 × 3, तो 2 और 3 क्या है, वो 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स है।
तो ये ऑपरेंड्स। अब ये फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, ये डायनेमिकली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। ये आपके हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ये है जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, अब इन सबको वन बाय वन करके हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब इसमें देखेंगे कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है 8086 में। तो देखो ये मैंने पूरा लिख दिया है, ये क्या है 8086 का क्या है ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, मेमोरी में होते हैं। इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए पहला टास्क यह है कि जिस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसका फिजिकल एड्रेस क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस प्राप्त करेंगे। अब ये सॉरी, फिजिकल एड्रेस प्राप्त करेंगे। अब जो जो फिजिकल एड्रेस प्राप्त करता है, ये कौन प्राप्त करता है, यह जो टास्क है ये बस इंटरफेस यूनिट का है, BIU का, और सेगमेंट रजिस्टर द्वारा किया जाता है। जो सेगमेंट रजिस्टर है उसमें 16 बिट का एड्रेस स्टोर होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो हो जाता है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस। तो ये सेगमेंट रजिस्टर ये दो चीजों द्वारा किया जाता है, बस इंटरफेस यूनिट और सेगमेंट रजिस्टर द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोड सेगमेंट में एक सेगमेंट एड्रेस है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में कुछ ऑफसेट एड्रेस है, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेटर सर्किट उस फिजिकल एड्रेस की गणना करता है जिससे इंस्ट्रक्शन फेच किया जाना है। अब ये देखो कैसे होता है, ये जैसे कोड सेगमेंट को लिखते हैं CS से, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए फिजिकल एड्रेस PA लिख देता हूँ। फिजिकल एड्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ये कोड सेगमेंट में जो सेव है, ठीक है, और इंटू 10 करेंगे और प्लस में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो ऑफसेट एड्रेस है वो ऐड कर देंगे। ऑफसेट एड्रेस यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आपका ऑफसेट एड्रेस यहाँ मिल गया। तो ये क्या है, ये ऐसे आपका जो है फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। अब देखो एड्रेस कैलकुलेशन के बाद, अब जैसे एड्रेस कैलकुलेट हो गया, अब एड्रेस क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो एड्रेस कैलकुलेशन के बाद इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच किया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मेमोरी से फेच किया जाता है। तो यह जो है कंट्रोल बस और डेटा बस से होकर, कंट्रोल बस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। पहले उसको सबसे पहले एड्रेस जनरेट हुआ तो एड्रेस बस क्या करेगा, उस लोकेशन को क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा, उस लोकेशन को एक्सेस करेगा। उस लोकेशन के एक्सेस के बाद कंट्रोल बस क्या करेगा कि डेटा बस को दे देगा टास्क कि अब जो है आप वहां से डेटा लेकर आओ। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कौन लेके आता है, डेटा बस लेके आता है। तो और इंस्ट्रक्शंस के साइज के अनुसार इंस्ट्रक्शन प्री फेच क्यू भर जाती है। जैसे इंस्ट्रक्शन का साइज 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है, 3 बाइट का हो सकता है और ज्यादा बाइट का भी हो सकता है। तो जो 6 मतलब क्या है, एक क्यू जो है उसमें कितनी लोकेशंस हैं, 6 बाइट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, 6 बाइट को स्टोर कर सकता है। अब इंस्ट्रक्शन के साइज के अनुसार जो है इंस्ट्रक्शन को प्री फेच क्यू में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब प्री फेच क्यू में देखो इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल हम क्या ले लें कि मूव AX, BX। तो BX क्या है, BX है एक जनरल पर्पज रजिस्टर। BX क्या है, एक जनरल पर्पज रजिस्टर। तो BX है यहाँ सोर्स और AX है डेस्टिनेशन। तो BX से जो भी डेटा होगा BX का, वो कहाँ आएगा, AX में आएगा। ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो यह क्योंकि सिर्फ पहले ब्लॉक को लेगा, ये सिर्फ एक ब्लॉक को लेगा, क्योंकि एक जगह पर एक प्लेस पर वहां क्या कितनी कितनी जगह होती है, 1 बाइट की। तो ये पहले ब्लॉक को लेगा। और जैसे दूसरा इंस्ट्रक्शन है मूव BX, 4050H, ये कितने, तो 1 बाइट का ये है और 2 बाइट ये।
तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो यह प्री फेच क्यू के 3 ब्लॉक्स को लेगा। ये कितने ब्लॉक को लेगा, 3 ब्लॉक्स को लेगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, जब हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है तो क्यू की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी के अनुसार इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सर्किट में आता है। इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सर्किट में आता है जो एग्जीक्यूशन यूनिट में स्थित होता है। वो कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में स्थित होता है। अब जो है, अब यहाँ क्या होगा, इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है और डिकोडिंग कंट्रोल सिस्टम एक ऑपकोड जनरेट करता है। अब ये क्या करेगा, ये एक ऑपकोड जनरेट कर देगा। उसको क्या करेगा, एक ऑपकोड जनरेट कर देगा। उसको हेक्साडेसिमल का एक कोड, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसका एक ऑपकोड जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपकोड जनरेट हो जाएगा, जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यह बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये परफॉर लिखा है, इसको कर लो परफॉर्म, इसको कर लो परफॉर्म। ये बताएगा कि कौन सा परफॉर्म करना है। अब इसलिए जो है कंट्रोल सिस्टम जो है माइक्रो प्रोसेसर के हर हिस्से में सिग्नल को क्या करता है, भेजता है। सिग्नल्स को क्या करता है, भेजता है। अब ये क्या करेगा, हर हिस्से में सिग्नल को भेज देगा कि क्या परफॉर्म करवाना है। अब जनरल या स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कि जनरल रजिस्टर से क्या लाना है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर से हमें क्या लेना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर के हर हिस्से में क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स को भेज देगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बात को समझ आई होगी। अब इसके तो अब इसलिए डिकोडिंग के बाद माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज रजिस्टर से डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जनरल पर्पज रजिस्टर से डेटा को फेच करेगा और ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन जैसे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जनरल पर्पज रजिस्टर्स में रहने वाले डेटा को फेच करके ALU के इनपुट के रूप में रखा जाता है। जो इनपुट ALU के इनपुट होते हैं इन्हें ही ऑपरेंड्स बोलते हैं। और उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन जो भी कैलकुलेशन करना है वह किया जाता है। ये आपका यहाँ तक ऑपरेशन हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अब देखो अब क्या होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। तो अर्थमेटिक के अनुसार फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू जो होंगी वो कैसे चेंज होंगी, डायनेमिकली चेंज होंगी, डायनेमिकली चेंज होंगी। अब 9 फ्लैग है, ठीक है, 9 फ्लैग में 6 स्टेटस फ्लैग हैं और 3 जो है वो कंट्रोल फ्लैग है। 3 जो है कंट्रोल फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग क्या करते हैं कि डेटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और जो स्टेटस फ्लैग हैं वो अर्थमेटिक ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है उसके अनुसार जो भी रिजल्ट आया है वो क्या बताते हैं, उनका स्टेटस बताते हैं। ठीक है, अब देखो, जबकि हमारे एल्गोरिदम के स्टेप 3 से इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट हो रहा है तो बस इंटरफेस आइडल नहीं रहेगा। आइडल का मतलब है यहाँ निष्क्रिय, वो शांत बैठा नहीं रहेगा। यहाँ एग्जीक्यूशन यूनिट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो बस इंटरफेस यूनिट जो है वो आइडल नहीं रहेगा, वो मतलब उस समय निष्क्रिय नहीं रहेगा। उस समय वो क्या करेगा, लगातार मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करके क्यू में, प्री फेच जो क्यू है उसमें जो है स्टोर करता रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, ये क्या करेगा, आइडल नहीं रहता। आइडल मतलब निष्क्रिय नहीं रहता, इसका एक काम करता रहता है। तो यह लगातार मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करता रहता है और उसे प्री फेच क्यू में डालता है, और जब भी समय आता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहता है। ये यहाँ तक होगा। और ये लगातार दोनों एक दूसरे पे कैसे, मतलब दोनों एक साथ काम कैसे कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ पाइपलाइनिंग। यदि पाइपलाइनिंग ना हो तब ये नहीं हो पाएगा। पाइपलाइनिंग के वजह से क्या होता है, एग्जीक्यूशन और फेच दोनों एक साथ
होते रहते हैं। फेच एग्जीक्यूट ये साथ साथ चलते रहते हैं। इन दोनों टाइम्स को क्या कर देता है, ओवरलैप लग देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के विपरीत यह क्या करता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट प्रोसेस सिक्वेंशियल नहीं बल्कि पैरेलल में होता रहता है। पैरेलल में होने से क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसे पाइपलाइनिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पाइपलाइनिंग कहा जाता है। और इंस्ट्रक्शन प्री फेच क्यू की वजह से सभी फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन प्रोसेस साथ साथ होते रहते हैं। साथ साथ क्या होते रहते हैं। इसलिए 8086 जो है वो आर्किटेक्चर में बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट जैसे पार्टीशनिंग है जो पाइपलाइनिंग फिनोमेना को सपोर्ट करता है। इसलिए जो बस इंटरफेस यूनिट है वो अलग यूनिट है और एग्जीक्यूशन यूनिट अलग यूनिट है। इसलिए उन दोनों को अलग अलग रखा गया है और ये पाइपलाइनिंग फिनोमेना को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखो इसके आगे, अब जो है ये यहां तक जो है आपका हो गया ऑपरेशन, यहां तक हो गया आपका बेटा ऑपरेशन कि 8086 काम कैसे करता है, 8086 काम कैसे। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप इसके नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको पूरा समझाऊंगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो चलते हैं हम जो कवर करना चाह रहे हैं वो कवर करना चाह रहे हैं कि 8086 का जो है बस आर्किटेक्चर कैसा होता है। अब देखो कि ये जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है बेटा। क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो इसमें मैं कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं कंप्लीट कर रहा, एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं जो है सिलेबस टू सिलेबस ना बना रहा होता तो इसमें जो है 8086 जो आर्किटेक्चर है इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है वो मैं बताता आपको। लेकिन जो है फायदे क्या हैं कि इंस्ट्रक्शंस, ये लार्ज इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, लार्ज इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, पहला फायदा। दूसरा है सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, तीसरा फायदा। और ये जो पावरफुल इंस्ट्रक्शंस हैं इसके पास क्या है, पावरफुल इंस्ट्रक्शंस है बेटा। तो ये फायदा हो गया। और ये मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करता है, मल्टीपल ऑपरेशंस को क्या करता है, एक साथ परफॉर्म करता है। दूसरी बात ये क्या करता है, रजिस्टर जो है इसके रजिस्टर का संबद्ध सेट है, मतलब रजिस्टर्स का क्या है, बहुत अच्छा इसके पास उनका ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है। तो ये सब क्या है, ये सब इसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब जो है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये जैसे कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है तो उसमें ये ज्यादा टाइम ले लेगा। और जैसे सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर है वो थोड़ा क्या है, उसकी एक लिमिटेशंस है। ठीक है, उनकी क्या है, लिमिटेशंस है और इसकी लिमिटेड परफॉर्मेंस है। यदि आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। देखो 8086 जो है इसका जो है बस स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, कि बस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि बस स्ट्रक्चर इसका। तो देखो बस का उपयोग करता है ये 8086 क्या करता है, बसेस का उपयोग करता है। ठीक है, बसेस का उपयोग करता है। तो इसका बस इंटरफेस यूनिट जो है BIU सभी बस ऑपरेशंस को संभालता है। सभी बस ऑपरेशंस को कौन संभालता है, BIU, बस इंटरफेस यूनिट, जिसमें 1 MB 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक टाइम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस या डेटा बस, टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस या डेटा बस 16 बिट इसकी क्या होती है, टाइम मल्टीप्लेक्स होती है। क्या होती है बेटा, टाइम मल्टीप्लेक्स होती है। और एक कंट्रोल बस होती है और एक अलग आईओ मेमोरी, इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए 20 बिट का एड्रेस बस होता है। ठीक है, 20 बिट का
एड्रेस बस होता है जिसमें 16 बिट जो होती है, 16 बिट की डेटा बस है और 16 बिट जो एड्रेस बस है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लेक्स रहती है। और 16 बिट के अबव जो है वो सिंगल सिंगल रहती है, वो क्या होती है, सिंगल सिंगल रहती है। ठीक है, तो एड्रेस बस और इंस्ट्रक्शन और डेटा को फेच करने के लिए 16 बिट का टाइम मल्टीप्लेक्स डेटा बस का उपयोग शामिल है, ये इसमें होता है, ये बेटा इसमें होता है। इसको एक बार पढ़िए आप, आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स जिन्हें BIU बस इंटरफेस यूनिट, इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। ठीक है, जिन्हें BIU द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है बेटा, मैनेज किया जाता है। मेमोरी और आईओ, इनपुट आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के लिए रीड या राइट ऑपरेशंस को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। और ऑपरेशंस 4 क्लॉक स्टेट में होते हैं जिसे बस साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस साइकिल कहा जाता है। अब इसके बाद देखो कि बस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको समझिए कि एड्रेस या डेटा बस, एड्रेस या डेटा बस ये कहां से कहां तक है, AD0 से AD15 तक, AD0 से AD15 तक, मतलब 16 डेटा लाइंस और 16 एड्रेस लाइंस एक दूसरे के साथ टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। तो यह 16 बिट टाइम मल्टीप्लेक्स्ड बस एड्रेस और डेटा दोनों इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, कैरी करती, दोनों इंफॉर्मेशन को बेटा क्या करती हैं, कैरी करती। अब देखो एड्रेस क्या है, पहले बस साइकिल क्लॉक स्टेट T1 में आप में ये पार्ट जो है हट गया है। ठीक है, टाइमिंग एंड क्लॉक स्टेट, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें हम देख पाते थे, इसमें डायग्राम्स बनते थे और उसमें बताया जाता था कि किस क्लॉक साइकिल में कौन सी ऑन होगी। तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं, आप इसको मतलब एक दो बार पढ़िए तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये याद रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए सिलेबस टू सिलेबस ही चलेंगे। तो पहले बस साइकिल में क्लॉक स्टेट T1 में यह क्या होता है, जो ये डेटा और एड्रेस या डेटा बस है, ये एज अ एड्रेस बस काम करती है। तो पहले क्लॉक T1 में यह मेमोरी लोकेशन या आईओ पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए 20 बिट फिजिकल एड्रेस आउटपुट करता है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस आउटपुट करता है। इसके बाद देखो डेटा, तो बाद के स्टेट में यह रीड या राइट ऑपरेशन के दौरान मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से या उसके लिए, मतलब या तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी या आईओ में जाएगा, या आईओ या मेमोरी से डेटा कहाँ आएगा, माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। तो इसीलिए लिखा है डिवाइस से या उसके लिए 16 बिट डेटा कैरी करता है। ठीक है, पहले ही क्लॉक T1 को छोड़कर जो और क्लॉक्स होती हैं उसमें या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा, तो उस केस में क्या करता है, ये 16 बिट डेटा को कैरी करती है बस। अब देखो एड्रेस बस, एड्रेस बस जो है A16 से A19, ये जो 4 बसेस हैं, ये क्या है, सॉरी 5 बस, ये 5 बस हैं, ये नहीं 5, अच्छा 16 और 4, हाँ ये 4 बस। ठीक है, A16 से A19 16 बस, मतलब 16 लाइन्स वहाँ हो गई, 4 लाइन चाहिए क्योंकि टोटल है 20 लाइन। तो ये 4 डेडिकेटेड लाइन्स शुरुआती बस साइकिल स्टेट T1 के दौरान 20 बिट एड्रेस के हायर ऑर्डर बिट्स को आउटपुट करने के लिए उपयोग की जाती है। हायर ऑर्डर बिट्स को क्या करती है, आउटपुट करने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखो इसके बाद अब देखो कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल बस में विभिन्न सिग्नल्स शामिल हैं जो माइक्रो प्रोसेसर या एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डेटा फ्लो के टाइमिंग और डायरेक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मुख्य कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से हैं, रीड राइट, ये दोनों क्या है, मुख्य कंट्रोल सिग्नल। रीड ये एक सिग्नल जो बताता है कि प्रोसेसर मेमोरी या आईओ से डेटा को ले रहा है। ठीक है, डेटा को ले रहा है यानी पढ़ रहा है। ठीक है, राइट करना ये प्रोसेसर से
मेमोरी या आईओ पर डेटा लिख रहा, मतलब उसको डेटा आउटपुट कर रहा है। इनपुट करने को रीड, आउटपुट करने को राइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंट्रोल। अब देखो एड्रेस लैच इनेबल, ये क्या बताता है, ये भी जो है कंट्रोल सिग्नल है। तो ये जब ALE 1 होगा, ALE क्या होगा बेटा, 1 होगा, तब ये जो मल्टीप्लेक्स आपकी बस है वो एज अ एड्रेस बस काम करेगी। तो एक सिग्नल जिसका उपयोग मल्टीप्लेक्स बस से एड्रेस को एक्सटर्नल लैचेज में लैच करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल लैच एक लगा देते हैं, जब ये 1 होता है तो वो जो होता है एड्रेस क्या होता है वहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है, एड्रेस क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ALU को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उस लैच में क्या है, वो पर्टिकुलर वैल्यू सेव रहती है। ठीक है, जब तक वो ये हाई नहीं करेंगे तब तक लैच से वो वैल्यू नहीं हटेगी। तो वो कंटिन्यूअसली एड्रेस लोकेशन को बनाए रखता है, लैच अपने अंदर उसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो एक एक्सटर्नल लैच लगा के इसको क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो ALE जब 1 होगा, एड्रेस लैच इनेबल, तो ये डेटा की तरह काम, सॉरी एड्रेस की तरह काम करेगा। जब ये 0 होगा तो ये एज ए डेटा बस की तरह काम करेगी। अब देखो स्टेटस लाइंस, ये स्टेटस लाइंस क्या है, S0, S1 और S2। उसमें स्टेटस लाइन जो 8085 पढ़े थे उसमें स्टेटस लाइन थी 2, लेकिन यहाँ स्टेटस लाइन है 3। ये बस ऑपरेशन के प्रकार, जैसे इंस्ट्रक्शन को फेच करना, रीड करना या राइट करना, तो ये इनको इंडिकेट करता है। ठीक है, इनको इंडिकेट करता है। ठीक है, इनको इंडिकेट करता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल क्या होता है, INTR। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है। ये क्या है, INTR मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए ये सिग्नल्स हैं। कोई एक्सटर्नल डिवाइस क्या चाह रही है कि वो इंटरप्ट चाह रही है, तो वो क्या भेजेगी, एक इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगी, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर जब क्या करेगा, अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा या उस जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। उसके बाद वो भेजेगा इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल कि हमने रिसीव कर लिया है इसको। ठीक है, तो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भेजेगा। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए दोनों यूज की जाती है। अब देखो होल्ड या होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, तो बस आर्बिट्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे अन्य मास्टर्स को बस का नियंत्रण लेने की अनुमति मिलती है। ये क्या है, जब डेटा को बल्क में ट्रांसफर करना होता है तो कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस होती हैं या इंटरफेसिंग कंट्रोलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से इनके बस का कंट्रोल लेना चाहते हैं। तब ये माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं होल्ड, उनको भेजते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए थोड़े समय के लिए, हमको बस की अनुमति चाहिए। तो जब माइक्रो प्रोसेसर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, होल्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, तो भेजेगा होल्ड एक्नॉलेज कि मतलब आपका होल्ड जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तब उस समय बस का नियंत्रण किसके बीच होता है, किसके पास होता है, इंटरफेसिंग यूनिट्स के पास, इंटरफेसिंग यूनिट्स के पास। तो अन्य मास्टर्स, मतलब अन्य मास्टर जो अन्य डिवाइसेस हमने लगा रखी हैं तो उनके पास होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो बस का आर्किटेक्चर और ऑपरेशन, यहाँ तक तो बस का आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स थे, यहाँ तक कंट्रोल सिग्नल। अब देखो यहाँ ये बस आर्किटेक्चर और ऑपरेशन में क्या बताया गया है, तो बस आर्किटेक्चर और ऑपरेशन में बताया गया है कि टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने लिखा। तो देखो ये क्या है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग कैसे किया गया। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो एड्रेस या डेटा लाइंस को पिंस को बचाने के लिए टाइम मल्टीप्लेक्स किया जाता है, जिससे 8086 में 40 पिन जो डुअल इनलाइन पैकेज में फिट किया जा सके।
वैसे क्या होगा, 16 लाइन्स डेटा के लिए लगेंगी, 16 लाइन एड्रेस के लिए लगेंगी। तो 40 लाइन है, 40 में 16 तो डायरेक्टली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको फिट करें 40 लाइन्स में, 40 पिंस में फिट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने, इंस्ट्रक्शंस फेच करने और सभी एक्सटर्नल बस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शन भी शामिल है। अब देखो बस साइकिल क्या होती है, एक एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन जैसे मेमोरी से आईओ डिवाइस, मेमोरी से या आईओ डिवाइस से रीडिंग या राइटिंग करना एक बस साइकिल में होता है, जिसमें कम से कम 4 क्लॉक स्टेट्स होती हैं, T1, T2, T3, T4, ठीक है। बस ये इसको बस साइकिल कहते हैं, जिसमें एक टास्क कंप्लीट होता है, एक टास्क कंप्लीट होता है, राइट करना हो या डेटा को रीड करना हो, तो रीडिंग या राइटिंग करना, ठीक है। तो एक बस साइकिल में होता है। अब देखो मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है, 20 बिट एड्रेस बस इंटरनल सेगमेंट या और ऑफसेट रजिस्टर का उपयोग करके 1 MB मेमोरी तक एक्सेस को सपोर्ट करता है, ये मेमोरी सेगमेंटेशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो है यहाँ तक, ये जो है ये इसके पहले जो था, इसके पहले जो था ये बस आर्किटेक्चर था, और इधर जो है, इधर जो है ये है ऑपरेशन। तो ये मैं हटा देता हूँ जिससे आपको दुविधा ना हो। ये जो है इधर है ऑपरेशन, इधर क्या है बेटा, ऑपरेशन। बस आर्किटेक्चर और एंड ऑपरेशन क्या है, वो मेन हेडिंग है, और ये जो है सब हेडिंग है। ये क्या है बेटा, तो ऑपरेशन कैसे होता है ये लिखा है। तो बस आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है इसका लास्ट टॉपिक ये है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो 8086 में है उसमें एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ ECATA। और आपको यदि PDF चाहिए तो आप चैनल के मेन उसमें जाइए, वहाँ पे जो है टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ जाइए, चैनल को वहाँ से ज्वाइन करिए और वहाँ आप मैसेज करेंगे तो मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ ECATA, डू सब्सक्राइब।